इलस्ट्रेशन 4, इसके अंदर क्या करना है हमें, ए लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर विद बी लिमिटेड, ये दोनों वेंचर्स हमारे on 1:1 basis, and a new company C Limited was formed for the same purpose, and the following is the balance sheet of all the three companies. ठीक है, अब आपको क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ A लिमिटेड एंड B लिमिटेड अंडर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। अब प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड क्या हो जाएगा, इसके बारे में हमने लिखा था वैसे थोड़ा सा। अगर जैसे इन दोनों ने मिलकर क्या फॉर्म करा है, सी लिमिटेड को फॉर्म करा है। अब ये जो 5 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है, ये 1:1 में दोनों में बढ़ जाएगा, है ना, तो इसके पास प्लस 2.5 लाख हो जाएगा और इसके पास भी प्लस 2.5 लाख हो जाएगा। ऐसे ही 12 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस भी दोनों में आधा आधा बटेगा, 6 लाख 6 लाख, फिर 2 लाख का लोन 1 लाख 1 लाख, और फिर हमें यही करके हमें पूरी एक बैलेंस शीट शो कर देनी है। इजी सा है क्वेश्चन। 10 लाख और 750, अच्छा हाँ, इसमें भी तो वही सेम, इसमें वही चलेगा जैसे हम चल रहे हैं। हाँ एक सेकेंड, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस 22 नहीं होगा, 24 होगा। हाँ तो वही 24 होगा, हाँ ठीक है 24 होगा। 1 सेकेंड, देखो क्या करना होगा हमें, एक तो ये वाला जो पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, ये तो अब नहीं आएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉस्ट है, ठीक है, और एक हमारा ये 5 लाख नहीं आएगा, बाकी सब वैसे का वैसे ही जाएगा। हम रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर क्या होता था कि हमारे पास पीएनएल होता था, हमारे पास स्टार्टिंग का रिजर्व वगैरह होता था, तो जब हम इसको प्री और पोस्ट में बात करके इसका एडजस्टमेंट कर देते थे तब हम इसको नहीं लेते थे, है ना, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर ऐसा कोई प्री एंड पोस्ट का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या होगा फिर, ये वाला इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर 2.5 लाख और 2.5 लाख, ये दोनों मिलकर के क्या हो गया 5 लाख, ठीक है, और वही शेयर कैपिटल सी लिमिटेड के 5 लाख, इसने 2.5 लाख इन्वेस्ट करा तो सी के पास गया होगा, इसने 2.5 लाख इन्वेस्ट करा तो सी के पास गया होगा, तो ये मिलकर के इनका बना 5 लाख। तो अब अगर हम ये भी नहीं लिखेंगे ये भी नहीं लिखेंगे तो भी तो हमारी बैलेंस शीट मैच करेगी ना, दोनों लिख, हम इसको क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हम कॉस्ट लिखेंगे अगर, ठीक है अगर लिख दिया ना तो वो रॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, जैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं सारे क्वेश्चन में सब जगह पर, ठीक है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमने खुद ही के अंदर जैसे अमेलगमेशन, जैसे इसके अंदर हमने पढ़ा था कंसोलिडेशन के अंदर, है ना, कंसोलिडेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट लिखा होता था, जैसे ए ने बी के अंदर इन्वेस्ट करा, तो फिर वो जो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर गिवन होता था वो हम उसकी बैलेंस शीट बनाते टाइम नहीं लिखते थे, ठीक है, दूसरा हम शेयर कैपिटल भी नहीं लिखते थे, और हम रिजर्व एंड सरप्लस तब नहीं लिखते थे जब इसका कोई ना कोई हम ट्रीटमेंट इसमें ऑलरेडी एडजस्ट कर देते थे, तो वही हमें बस यहाँ पर करना है कि शेयर कैपिटल ये वाला 5 लाख और ये वाला 5 लाख, तो दोनों तरफ से हम सेम अमाउंट हटा रहे हैं ना, अगर हमने ये भी हटाया तो फिर वो तो पूरा बैलेंस नहीं हो, नहीं आंसर नहीं आएगा, है ना, बैलेंस भी तो नहीं होगा दोनों साइड, तो इस तरफ से 5 लाख और इस तरफ से 5 लाख ये हटाएंगे फिर। एक बार बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी,
ये नोट नंबर बना देना रिजर्व इन सरप्लस का। नोन भी है ना। हाँ, बस यही आएगा। हाँ, हमें तो ऐड करके भी शो करना है ना, इसलिए नोट बनाना पड़ेगा। हम्म। हाँ हाँ ठीक है। यहीं पे एक और कॉलम। नहीं। हम्म, नहीं एग्जाम, एग्जाम में नहीं। क्वेश्चन में तो इसको भी बैलेंस शीट बोल दिया, इसको भी बैलेंस शीट बोल दिया, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ऑल थ्री कंपनीज। पर आंसर तो ऐसे देना पड़ेगा ना। वो क्यों टाइप करे ज़्यादा, आप ज़्यादा लिखो। नोट नंबर वन रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके अंदर तो हमने उतना ही लिखना है 10 लाख। 10 लाख कितना था। शेयर कैपिटल में तो 10 लाख लिखना है ना। रिजर्व्स एंड सरप्लस, अब इसके बाद नोट नंबर वन। यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, ए लिमिटेड का है 18 लाख और सी लिमिटेड का है 6 लाख, है ना। तो ये बन जाएगा 24 लाख। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 लाख। फिर हम नॉन करेंट लाइबिलिटी का नोट बनाएंगे। ए लिमिटेड की कितनी है नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है 3 लाख। आप क्या करना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बनाना। 3 लाख और प्लस इसमें 1 लाख। 4 लाख। इसके बाद करंट लाइबिलिटी नोट नंबर 3।
लाख प्लस 50,000। नोट नंबर 4 PPE। ए लिमिटेड की कितनी है? 30,50,000। 40,25,000। करंट एसेट नोट नंबर 5। अब इसका टोटल कर लो, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का। इक्वल है ना दोनों साइड? क्या हुआ? हाँ देखो, हमने कंसोलिडेशन करते टाइम हमने स्टार्टिंग में देख बोला था ना कि जो हमारे खुद के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो हम नहीं लिखते कंसोलिडेशन करते टाइम। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसके अंदर, क्वेश्चन पेज नंबर कहाँ गया? 13। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें सी लिमिटेड को ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने दी थी उन्हें अपनी ही बैलेंस शीट के साथ कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड से बैलेंस शीट बनानी है ए लिमिटेड की और बी लिमिटेड की। अब यहाँ पर ये सारे एसेट्स लाइबिलिटीज जितने भी हैं इसमें इन सबका 1:1 का शेयर था। ठीक है, यहाँ पर 5 लाख में भी 1:1 का शेयर था और ये 5 लाख का 1:1 का शेयर तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है इन्वेस्टमेंट इन जेवी में, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर में, है ना? तो हमने इसको और इसको दोनों को कैंसिल आउट करा। ठीक है, अगर आंसर भी इसका नील आएगा ना, मतलब इतनी ही कॉस्ट है। और ए लिमिटेड का अगर मैं बोलूँ सी लिमिटेड में कितना परसेंटेज है? 50% है ना? 2.5 लाख ही आएगा और इसका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट भी कितना है? 2.5 लाख। तो आंसर तो नहीं आएगा ना, कोई इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, हम अभी तक क्या करते आ रहे थे, कॉस्ट में से नेटवर्थ माइनस करते थे, है ना? तो हमारे पास गुडविल या कैपिटल रिजर्व बचता था। यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर ही 50% इसका शेयर है
और उतनी ही उसकी कॉस्ट है, तो आंसर तो वैसे भी मिल आएगा, और कुछ तो हमें दिखाना भी नहीं है। तो सिंपली हम इसको और इसको बस कंसोलिडेट नहीं करेंगे, बाकी सबका प्रोपोर्शनेटली कंसोलिडेट करेंगे। इसका कर लेते हैं क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 1 2 3 हमारा हो चुका था, 4 नहीं हुआ था, ये वाला, ठीक है। मैं समझा देती हूँ, आप कर लेना फिर इसको, ठीक है। पेज नंबर है 10.38। देखो, A Limited acquired 70% equity shares of B Limited on 8/4/2021 at the cost of 10 lakh when B Limited had an equity share capital of 10 lakh। एक बार टाइमलाइन बनाते हैं, इसकी बहुत लंबी टाइमलाइन बनेगी। यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है किस दिन की, 1/4/2021 की, ठीक है। इस दिन पे ए लिमिटेड ने कितना परसेंट शेयर एक्वायर किया, 70% एक्वायर किया, और ये हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन है। कितने कॉस्ट पर एक्वायर किया, 10 लाख के कॉस्ट पर एक्वायर किया, और व्हेन बी लिमिटेड हैड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ 80,000, ठीक है। इस दिन पे इतने कॉस्ट पे एक्वायर किया 70%, जिस दिन बी लिमिटेड में इतना इतना इक्विटी और रिजर्व्स एंड सरप्लस था। अब मैं बोलूँ अगर इस डेट पे आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फाइंड आउट करना है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से? बताओ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये दो चीजें निकाल के बताओ कितनी आएगी। हाँ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का फॉर्मूला क्या होता था? हाँ, तो करो। कॉस्ट कितना है पहले, तो कॉस्ट कितना है, 10 लाख, और नेटवर्थ किसका, 70%, सिर्फ 80,000 का नहीं, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का, ये देखो ना। हाँ, इक्विटी प्लस रिजर्व का 70%, 7 लाख। अब मैं बोलूँ नेट वर्थ, नेट वर्थ कैसे आएगा, 10 लाख प्लस 80,000 का 70%, कितना आया, 7,56,000। कॉस्ट 10 लाख है, नेटवर्थ 7,50,000 है, इसने ज़्यादा पे करा है, ज़्यादा पे करा है, तो गुडविल कितनी आएगी, 2,44,000। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो हमारा जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे निकालते हैं हर डेट पर वही रहेगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो कोई चेंज नहीं होगा ना। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल सिंपली 2,44,000 चल रहा है हर केस में, ठीक है। आगे निकालना। अब इस दिन पे आपको मैं बोलूँ अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, 3,24,000 किसका, 10 लाख प्लस 80,000 का 30%, 3,24,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हमारा कितना है, 3,24,000, ठीक है। रंजन समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। अब आगे क्या गिवन है, इन द 4 consecutive years B Limited fared badly and suffered losses इतना रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसका ईयर एंड
हमारा होगा यहाँ पर 31 मार्च 2022 को, फिर 31 मार्च 2024 सॉरी 23, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2026, बस। यहाँ पर इनको लॉस हुआ कितने का, 2,50,000 का लॉस हुआ, फिर 4 लाख का लॉस हुआ, फिर 5 लाख का लॉस हुआ, फिर 1,20,000 का लॉस हुआ, फिर 25-26 thereafter 25-26 limited experienced turnaround registered an annual profit of 50,000। यहाँ पर हो गया प्रॉफिट 50,000 का। In the next 2 years of 26-27 and 27-28, B Limited recorded annual profits of 1 lakh and 1,50,000। और इसके बाद 2 साल के और प्रॉफिट्स हुए 31 मार्च 27 और 31 मार्च 28। कितने कितने, 1 लाख और 1.5 लाख। ठीक है। Show minority interest and cost of control at the end of each year for the purpose of consolidation। आपको अब क्या करना है, हर एक डेट पर आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करके बताना है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो हर डेट पर इतना ही रहेगा, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट पहली डेट का तो हमने कैलकुलेट कर लिया, 3,24,000, है ना। अब अभी तक हमारे पास कितना चल रहा था, देखो हम, हाँ 10,80,000। अब हमारे पास 2.5 लाख का और लॉस है, तो 10,80,000 माइनस 2,50,000, इसके बाद बच जाएगा 8,30,000 का प्रॉफिट और उसका 30%, 2,49,000 आ जाएगा। ये हमने निकाला प्रॉफिट और ये निकाला हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखो अब एक बार, नेक्स्ट ईयर में 2,50,000 का लॉस हुआ था। अभी तक तो हमने ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला था ना। नेक्स्ट ईयर में 2,50,000 का लॉस हुआ था। 2,50,000 का लॉस हुआ तो माइनॉरिटी वालों का कितना है, वो 30%, और बाकी का कितना है, वो होल्डिंग का 70%। इसको बांट दिया हमने 75 और, हाँ देखो यहाँ तक तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी जहाँ पे आपका प्रॉफिट पॉजिटिव है। उसके बाद होगी जहाँ पर आपका लॉस आ जाएगा। जहाँ पर भी लॉस आएगा ना, वो लॉस फिर माइनॉरिटी वालों का नहीं रहेगा, ठीक है। एएस क्या बोलता है कि वो माइनॉरिटी का लॉस होल्डिंग के पास चला जाएगा, ठीक है। फिर जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो फिर वो सेट ऑफ होना शुरू होगा, ऐसे दिखाना है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं वैसे भी 2-3 साल तक स्टार्टिंग के। 21-22 में क्या हुआ, 21-22 में हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकला 2,49,000। देखो 2,49,000 है ना। इन्होंने कैसे कैलकुलेट करा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट रेट ऑफ एक्विजिशन पे आ रहा था 3,24,000, ठीक है। अब 3,24,000 में लॉस और कितना हो गया 75,000 का, है ना। माइनस कर दिया तो कितना बैलेंस रह गया 2,49,000 का। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में और लॉस हो गया, कितने कितने, यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आया। यस मैम। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर में 2,50,000 का लॉस है, तो माइनॉरिटी वालों का हिस्सा उसमें से कितना है 75,000 का, और होल्डिंग वालों का कितना शेयर है उसमें से 1,75,000 का, है ना। 2,50,000 मल्टीप्लाई 30% और मल्टीप्लाई 70% करेंगे। जब 3,24,000 का माइनॉरिटी इंटरेस्ट था, उसमें लॉस हो गया 75,000 का, तो आपके पास अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का बचेगा 2,49,000, है ना। और हमने इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर लिया जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे, सिंपल। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर से लॉस हुआ कितने का, 4 लाख का।
जब 4 लाख का लॉस हुआ तो उसमें से माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है 30%, मतलब कि लॉस 1,20,000 और होल्डिंग का कितना है 2,80,000। आपके पास इतना प्रॉफिट है अभी 2,49,000 का हिस्सा अभी आपके पास है ना आपके पास। ये क्या है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस और प्रॉफिट, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस का आपका कितना शेयर है वो है ना ये। इसमें आप 1,20,000 का और लॉस हो गया, तो अब ये कितना बैलेंस रह गया इनके पास 129,000। क्लियर, ठीक है प्रंजल। यस मैम। अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर में, उसके नेक्स्ट ईयर में और 5 लाख का लॉस है, तो फिर 5 लाख का लॉस अब बांटेंगे हम दोबारा से 30% 70%, है ना। 30% 70% बांट दिया, तो इनका आया 1,50,000 और इनका आया 3,50,000। इनके पास प्रॉफिट कितना था 129,000 माइनॉरिटी वालों के पास, और अब 1,50,000 का लॉस हो गया, तो इनका प्रॉफिट तो बचा ही नहीं बल्कि 21,000 का लॉस है अब इनके पास, है ना। और 21,000 का लॉस जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ रहा है, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉस ऑफ माइनॉरिटी बोर्न बाय होल्डिंग कंपनी, ये अपना लॉस किसको दे रहा है, होल्डिंग कंपनी को दे रहा है। माइनॉरिटी वाले अपना लॉस होल्डिंग को दे रहे हैं, तो इनके पास जो भी लॉस था ये सेट ऑफ हो गया, यहाँ पर नील हो गया। मतलब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट में या तो प्रॉफिट शो कर सकते हैं या तो जीरो अमाउंट शो कर सकते हैं, नेगेटिव अमाउंट शो नहीं कर सकते माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, नील कर दिया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जीरो कर दिया, और ये वाला लॉस कहाँ पे दिखा दिया, होल्डिंग कंपनी के पास शो कर दिया, ठीक है। इनके पास पहले से लॉस था 3,50,000 का, इनके पास और लॉस हो गया 21,000 का, तो इनका लॉस कितना हो गया 3,71,000 का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर से लॉस हो गया 1,20,000 का, फिर 1,20,000 में माइनॉरिटी का कितना हिस्सा और होल्डिंग का कितना हिस्सा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फिर 1,20,000 का 30% आया 36,000 और 70% आया 84,000। अब वापस से यहाँ पर लॉस है, तो लॉस तो हम शो नहीं कर सकते, हमें इसको जीरो शो करना होगा, तो इसका जो लॉस है वो किसके पास पहुँच गया, होल्डिंग के पास। अब इनके पास यहाँ पर 84,000 का लॉस इस साल शो हो रहा था 24-25 में, और इनका लॉस होगा 36,000 का, तो इनका टोटल लॉस कितना हो जाएगा 1,20,000 का, और इनका 21,000 लॉस इन्होंने पहले लिया था, 36,000 और लॉस ले लिया, तो माइनॉरिटी वालों का लॉस कितना चल रहा है अभी इनके पास 57,000 का। इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, 57,000 आएगा। इनके पास कंसोलिडेटेड लॉस अपना और माइनॉरिटी का दोनों का मिलाकर के तो 120 है, लेकिन इनका सिर्फ माइनॉरिटी के पास लॉस कितना है, 21,000 पहले लिया था 36 अभी लिया, तो अभी इनका माइनॉरिटी का कितना लॉस चल रहा है 57,000 का, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हो गया 50,000 का, तो अब प्रॉफिट का हिस्सा निकालेंगे कि प्रॉफिट में जो 50,000 आया वो कितना माइनॉरिटी का कितना होल्डिंग का, तो 15,000 माइनॉरिटी का 35,000 होल्डिंग का। अब क्या होगा, अब 15,000 इसके पास रहना चाहिए माइनॉरिटी वालों के पास, होल्डिंग इनका 57,000 का लॉस बियर कर चुका है, तो अब जब लॉस हुआ, जब प्रॉफिट हुआ, तो ये 15,000 प्रॉफिट होल्डिंग ले लेगी इनसे, है ना। तो इनका अगेन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, नील हो जाएगा, और इनका जो प्रॉफिट था 35,000 का, उसमें और 15,000 ऐड हो जाएंगे, तो 50,000 का इनका प्रॉफिट हो जाएगा। और अब हमने 57,000 जो टोटल लॉस था माइनॉरिटी का, उसमें से 15,000 कम हो गया क्योंकि प्रॉफिट हमने ले लिया, तो हमारे पास अब माइनॉरिटी का कितना लॉस रहता है 42,000 का। समझ आया यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, फिर से 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो प्रॉफिट 1 लाख का, तो माइनॉरिटी का प्रॉफिट इसमें से कितना 30,000 और होल्डिंग का प्रॉफिट कितना 70,000। तो अगेन इन्होंने तो 42,000 का बियर कर रखा है ना अभी लॉस, तो ये 30,000 भी इसके पास नहीं छोड़ेंगे, ये इनसे ले लेंगे, है ना। इनका माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा नील, और इनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 लाख।
और इनके पास जो माइनॉरिटी का लॉस चल रहा था 42,000, वो 30,000 से और कम हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा? 12,000। फिर इनके पास और प्रॉफिट हुआ 1,50,000 का, उसमें से माइनॉरिटी का कितना? 45,000 और होल्डिंग का कितना? 1,05,000। अब तो ये कितना ही प्रॉफिट लेगा अब इनसे? 12,000 का जो बच गया था इनका, तो 12,000 कम होगा, प्रॉफिट इनका 33,000 रह जाएगा। इनका प्रॉफिट 1,5 प्लस 12 1,17 रह जाएगा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, समझ आया? और ये हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल लिया यहाँ पर, 70% 244 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 3,24,000। हो जाएगा अब ये क्वेश्चन? एक बार करके, यहाँ तक तो हमने किया ही था, इतना तो हमने हर क्वेश्चन में किया था, जहाँ तक प्रॉफिट है। जहाँ पर लॉस है, आपको ये दिखाना है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कभी भी लॉस हम शो नहीं करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंसोलिडेशन करते टाइम माइनॉरिटी इंटरेस्ट को अलग से शो करते हैं, और जो होल्डिंग का परसेंटेज होता है उसे जाकर के वहाँ पर ऐड करते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड करते हैं ना। रिजर्व्स एंड सरप्लस में तो हम प्रॉफिट नेगेटिव शो कर सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आपको या तो जीरो शो करना है अगर लॉस है तो, या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट एएस शुरू करते हैं। अब तो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर 10। मतलब वो तो एक आध वो तो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर 9 भी, इसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स हमारा कंप्लीट है ना, गवर्नमेंट ग्रांट एएस 12 करा है हमने, और अमेलगमेशन तो हो ही गया, अमेलगमेशन तो हो ही गया पूरा। ठीक है, इसमें हमें एएस 7 एएस 9 दोनों करना है। ठीक है, एएस 7 करते हैं। अच्छा, कहाँ पे सेव हुआ ये? ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। सात इलस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, चलो पहले लिखते हैं।
हेडिंग डालो AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो AS7 हमें क्या बताता है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग को बताता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है?
इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट or a combination of assets that are closely integrated or interdependent in terms of their design, technology and function. तो कोई कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के कंस्ट्रक्शन, किसी भी एसेट या कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट के कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम कोई भी कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज को के कॉन्ट्रैक्ट को हम ले सकते हैं। और इसमें वो वाला कॉन्ट्रैक्ट भी होता है जैसे कि हमें कोई एसेट बिल्ड करना है, तो एसेट को बिल्ड करने के लिए पहले वहाँ पर जो एसेट है उसको डिमोलिश करना है ना, या रीस्टोरेशन का, डिस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर हो सकता है। लिख लिया यहाँ तक। फिर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने होते हैं? दो तरीके के होते हैं, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है। तीसरा पॉइंट ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है आपको फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। फिक्स प्राइस जिसमें पहले से एक रेट डिसाइड होगा, प्राइस डिसाइड होगा कि आपको ये एसेट कंस्ट्रक्ट करना है, इसका हम आपको इतना पैसा देंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है एस्केलेशन कॉस्ट में भी कॉम्पनसेटेड, कि अगर कुछ ज़्यादा कम हो जाता है ना, किसी भी चीज़ में प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो उस चीज़ को हम कॉम्पनसेट कर देंगे। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आपको ये एसेट बनाने को बोला गया था, अब इस एसेट को बनाने में आपका इतना खर्चा आएगा, इतनी कॉस्ट होगी, उसमें प्लस कुछ फिक्स परसेंटेज कि उतना उससे प्रॉफिट भी तो अर्न करेंगे, वो हम उनको प्लस करके दे देंगे। तो ये हो गया कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट।
ये पॉइंट नंबर 4। इसके बाद तो बस फॉर्मूला लिखना है, इतनी थ्योरी में लिखनी है। अच्छा, एक पॉइंट और है, लास्ट द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट
इसका रीड करते हैं इसको क्या क्या लिखा है. As per AS7, outcome of fixed price contract can be estimated reliably when all the following conditions are satisfied. तो हम fixed price contract का मानेंगे when all the following conditions are satisfied. पहली कंडीशन क्या है कि हम रेवेन्यू को मेजर कर सकते हैं. It is probable that economic benefit associated with the contract will flow to the enterprise. हमने पीपी में भी एक कंडीशन पढ़ी थी ना, एक उसमें था इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो होना चाहिए और कॉस्ट हम मेजर कर सकते हैं रिलायबली. ये दो कंडीशन थी यहाँ पर. ठीक है. तो इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज. बोथ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट to complete the contract and stage of cost of completion can be measured reliably. कितना हमने कॉस्ट इनकर करा और कितना परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, 50%, 60%, 70%, वो हम मेजर कर सकते हैं. द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड मेजर रिलायबली. कितना कॉस्ट हमने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेंड करा है वो हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए किसके लिए, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के लिए. लेकिन इसमें से इकोनॉमिक बेनिफिट और क्लियरली आइडेंटिफाइड कॉस्ट वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए फॉर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. हाँ. कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अब हमें फॉर्मूला लिखना है हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट. पॉइंट नंबर क्या है ये, 5. 4 से 8 था. हाँ मतलब नेक्स्ट 5. हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट. सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन. कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड है अभी तक, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट. मल्टीप्लाई बाय 100. ये हो गया डिग्री ऑफ कंप्लीशन का प्रॉफिट, सॉरी फॉर्मूला. अब इसमें कॉस्ट इनकर्ड हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट इनकर्ड इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड.
वर्क सर्टिफाइड हो या ना हो, वर्क उतना जो हो चुका है, जिससे हम कॉस्ट इनकर कर चुके हैं, वो अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम जितना एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में इतनी कॉस्ट और इनकर करनी पड़ेगी उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो हम उसमें प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, एक तरीके से हमारी टोटल कॉस्ट है ना, कि इतना तो हम खर्चा कर चुके हैं, इतना और करेंगे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट होगी ये। और उसमें से जितना अभी हम इनकर कर चुके हैं उसका परसेंटेज निकालेंगे, तो हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन ही तो आएगा, है ना। लिख लिया। अब देखो हमें क्या निकालना था इस स्टेप में, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीटेड, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। आपका पूरा रेवेन्यू डिसाइड हुआ होगा, या आप इतना काम करोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में से अभी तक आपने जितना कंप्लीट करा, तो ये वो वाला रेवेन्यू आ जाएगा कि आपने जितना काम कंप्लीट करा उसका रेवेन्यू कितना है, और आपने अभी तक जितना कॉस्ट इनकर करा था वो माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बचेगा। आपको कि कोई काम कंप्लीट करने के लिए 10 लाख रुपए मिल रहा है, आपको कोई काम कंप्लीट करने के लिए टोटल जो अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 10 लाख, ठीक है। फिर उसमें आपका कुछ कॉस्ट रहा होगा, फिर उसमें प्लस प्रॉफिट का हिस्सा होगा, उसके बाद 10 लाख आया होगा, है ना। तो कॉस्ट के बेसिस पे तो हमने क्या निकाल लिया कि कितना वर्क कंप्लीटेड है। अब 10 लाख टोटल है, सपोज मैंने अभी तक 60% काम पूरा करा है, तो मेरा इसका हिस्सा कितना होगा, 6 लाख, इसका हिस्सा होगा 6 लाख। और मैं बोलूँ अगर मैंने अभी तक जो कॉस्ट इनकर करा है इस काम में वो करा है 4 लाख, तो मेरा प्रॉफिट आएगा 2 लाख। ये मेरा टोटल आया, ठीक है, 60%।
हो सकता है पिछले साल मैंने 40% काम पूरा किया था, है ना? तो उस 40% जो काम कंप्लीट किया था उसमें मैं ऑलरेडी पिछले साल कुछ सपोज 1 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज पिछले साल कर चुकी थी। तो अब मेरे पास करंट ईयर का प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट को अब 2 साल 3 साल 4 साल एक बिल्डिंग बनाने में, एक बड़े एसेट बनाने में तो बहुत साल लगेंगे, है ना? तो यहाँ तक मैंने बोला था कि मैंने पिछले साल तक 40% कंप्लीट करा था, तो उसका मैंने रेवेन्यू रिकव प्रॉफिट को हम मेरे पीएनएल में लिख लिया था 1 लाख का। अभी मैंने 20% और काम पूरा करा है, तो अभी मैंने टोटल कितना पूरा करा है? 60%। 60% का टोटल प्रॉफिट मेरा 2 लाख का आ रहा था, जिसमें से मैं 1 लाख पिछले साल रिकॉग्नाइज कर चुकी हूँ। तो मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट तो 1 लाख ही होगा ना। तो ये हमने क्या निकालना सीखा? प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। अब तो फॉर्मूला आपको याद भी ना हो, आपको समझ आ गया। अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में कौन कौन सी चीजें लेनी होती है वो लिखेंगे हम। पॉइंट नंबर 6। ठीक है ना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं एस्केलेशन कोई, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, कुछ हो गया, उसकी वजह से कोई प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज हो गया, तो वो हम प्लस माइनस कर देते हैं। ठीक है। हाँ, रिवैल्यूएशन टाइप। कोई वेरिएशन क्लेम मतलब कि जो हमने अमाउंट डिसाइड करा है उसमें कोई वेरिएशन वगैरह होगा वो प्लस माइनस करेंगे, और पेनल्टी तो ऑब्वियसली माइनस होगी। अगर कोई, जैसे आपको कोई काम करने को बोला गया था और वो आपको रेड कलर का बनाना था, आपने पिंक कलर का बना दिया, तो पेनल्टी लगेगी। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलत कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में हम क्या क्या कंट्रीब्यूट इंक्लूड करेंगे?
ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट directly related to the specific contract. Other cost specifically chargeable to customer under contract. Cost that are attributable to the contract activity. जो साइट लेबर को हम पैसे दे रहे हैं, मटेरियल ला रहे हैं, या जो हम प्लांट यूज कर रहे हैं उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, या डिज़ाइन हम बना रहे हैं, कोई आर्किटेक्ट डिज़ाइन बना करके दे रहा है तो उसको हम कितना फीस पे कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे कॉस्ट में आएगी। बट डू नॉट इंक्लूड ये, मतलब कि सब कुछ आपको इंक्लूड करना है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या इंक्लूड नहीं करना है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, मतलब कि जो ना उस, हाँ, जो उस कॉन्ट्रैक्ट से स्पेसिफिकली रिलेटेड नहीं है ना। आपके कुछ और ऑफिस के खर्चे चल रहे हैं, वो उस ऑफिस के खर्चे आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए थोड़ी ना है। ठीक है, कोई आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आप अपने कॉन्ट्रैक्टर अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो ये सब आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे। इसके बाद इसमें एक प्रोविजन का क्वेश्चन आते हैं, तो आपको प्रोविजन कैलकुलेट करना सीखना है। पॉइंट नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन। अच्छा, प्रोविजन पीएनएल में हमें लिखना हो तो कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड।
हो गया। प्रोविजन कब बनाया जाता है? जब हमें लगता है कि हमें फ्यूचर में लॉस होगा, है ना। टोटल रेवेन्यू और लॉस कब होगा? जब हमारा रेवेन्यू कम होगा और कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा लॉस निकल के आ जाएगा। ठीक है। जो लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज होगा उसका तो प्रोविजन बनाएंगे नहीं। जो लॉस हमने रिकॉग्नाइज नहीं करा और हमें लगता है कि लॉस होने वाला है, उसी लॉस का तो प्रोविजन बनेगा। जैसे कि जैसे कि आपके पास टोटल पूरे कॉन्ट्रैक्ट का टोटल रेवेन्यू तो होगा ना, कि आप ये काम कंप्लीट कर दोगे तो आपको 10 लाख रुपीज मिलेंगे, और उस सबको कंप्लीट करते करते आपका कॉस्ट इनकर हो गया सपोज 12 लाख रुपए। 12 लाख में से तो 2 लाख आपका आया लॉस। 2 लाख में से 1 लाख आप पीएनएल में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके थे। तो अब आप कितना और प्रोविजन बनाओगे? सिर्फ 1 लाख का। बस सिंपल। ये अभी, क्योंकि अभी हमने कंप्लीट, जो हम फ्यूचर में होने वाला लॉस होता है उसको बोलते हैं ना। हाँ मतलब प्रोविजन तो देखो, प्रोविजन तो सिर्फ उसके लिए बनाया जाता है जो फ्यूचर में होने वाले लॉस की देंगे, है ना। और जो हमें पता होता है कि प्रोबेबिलिटी नहीं होती है यहाँ पर, यहाँ पर वो लॉस होने वाले होते हैं, मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब बहुत, जैसे अगर अगर जब ऐसा होता है कि हो भी सकता है नहीं हो सकता, उसको तो हम कंटीजेंट बोलते हैं ना। जब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है तब हम उसे कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाते हैं। जब और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है ना तब हम उसे एज प्रोविजन शो करते हैं। ये चीज़ हम पढ़ेंगे, अभी हमें एक एएस पढ़ना है, उसके अंदर हम कंटीजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन, कंटीजेंट एसेट, ये सब चीज़ें हम मतलब अलग अलग करना सीखेंगे कि कैसे कैसे है। हम्म, हम्म, नहीं, अभी लेकिन हमने लॉस पूरा रिकॉग्नाइज नहीं करा है ना पीएनएल में। अच्छा चलो, इसको इसको भी एग्जाम्पल करेंगे इसका। क्योंकि अभी वो ऑलरेडी हमें इतना रेवेन्यू रिसीव नहीं हुआ, इतना टोटल कॉस्ट हमने इनकर नहीं करा। ये तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि इतना टोटल रेवेन्यू होगा, इतना टोटल कॉस्ट होगा, है ना। एक नहीं, आप बस इतना ट्रीटमेंट समझ लोगे ना तो उसके वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हमें एक पॉइंट और लिखना है। पॉइंट नंबर क्या है ये? 9।
ठीक है, अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट जो हम इनकर कर चुके हैं, इधर हमने टोटल कॉस्ट लिया था, इनकर नहीं लिया था, ठीक है, जो हम इनकर कर चुके हैं, प्लस उसमें जो रिकॉग्नाइज प्रॉफिट या रिकॉग्नाइज लॉस है, ये भी वो प्रॉफिट एंड लॉस है जो हम रिकॉग्नाइज कर चुके, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज वाला, और प्रोग्रेस पेमेंट को इसमें माइनस कर देंगे, मतलब कि वो वाली पेमेंट जो या तो मतलब जितना हम वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, अभी वो पेमेंट रिसीव हो चुकी है या रिसीव होनी अभी बाकी है, इसको भी माइनस कर देंगे। ये वाला अमाउंट अगर पॉजिटिव आएगा तो हम ये बोलेंगे कि हमारा अमाउंट अभी ड्यू है, फ्रॉम, लेना बाकी है, और हमें या तो अगर नेगेटिव आया, हमें अभी ज़्यादा मिल चुका है, अभी हमें काम करना बाकी है, ठीक है। तो ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम कस्टमर अगर निकालना होगा ना, तो ये इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। अब बस लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इसमें आपको लर्न, आपको सब चीज़ें डिस्क्लोज करनी है।
रेवेन्यू भी बताना है, कॉस्ट भी बताना है, आपने कौन सा मेथड यूज़ करा है, कितना कॉस्ट इनकर कर चुके हैं, कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करा है, कितना एडवांस रिसीव हुआ है। रिटेंशन मतलब जो अभी हमने प्रोग्रेस बिलिंग देखा था कि जो अमाउंट रिसीव होना बाकी है रिसीव हो चुका है, उसमें से अगर कुछ पेड, अगर कुछ अमाउंट अनपेड है, अभी पे नहीं करा है ना, तो उसको हम रिटेंशन अगर कोई है तो उसको भी डिस्क्लोज कर देंगे, और अमाउंट ड्यू और ड्यू फ्रॉम कस्टमर को भी डिस्क्लोज कर देंगे। अब एग्जाम्पल 1 देखो। एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट 4 लाख, ठीक है। फिर टिल 2023 तक हमने कॉस्ट हमारी हो गई 5 लाख, और एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट हो गई 2.5 लाख। ये कॉस्ट इनकर्ड है ना। और फिर टिल 2024 तक कॉस्ट 8 लाख, और एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट हो गई नहीं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड at the end of 2024, find profit। फाइंड प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। हमारे पास चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, इससे तो जनवरी टू दिसंबर वाला ईयर ही चल रहा है, जनवरी टू दिसंबर 2022, 2023 और 2024। हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 2022 में कॉस्ट इनकर करा है 3 लाख का, यहाँ तक जो हमने कॉस्ट इनकर करा है वो है 3 लाख का, और हम इस डेट पर ये मान के चल रहे हैं कि हम फ्यूचर में 4 लाख का कॉस्ट और इनकर करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पर बोला 2023 में कि अभी तक हमने जो कॉस्ट इनकर करा है वो है 5 लाख, इसका मतलब कि 3 लाख यहाँ से रिलेटेड था, यहाँ से 2 लाख ही रिलेटेड है, ठीक है।
और हम यहाँ पर एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हम और 2.5 लाख रुपए खर्चा करेंगे। और फिर बोला है कि टिल 2024 तक हम यहाँ तक पूरा हमने खर्चा कितना किया है, 8 लाख का। 5 लाख तो यहीं तक का था, तो हम इसका कितना होगा, 3 लाख। और अब फ्यूचर कॉस्ट तो होगी नहीं, यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है ना। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमने स्टेप्स लिखे थे ना अभी। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। हम हर साल का अलग अलग निकालेंगे, तो पहले 2022 का निकालेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन। क्वेश्चन लिख लिया ना, ठीक है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन पूरा लिखो, लिख लो साथ में, तो फॉर्मूला ही लिखिए। क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट पूरा लिख लेना, मल्टीप्लाई बाय 100। कॉस्ट इनकर्ड 2022 में कितनी करी हमने, 3 लाख, और एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट है वहाँ पर 4 लाख। तो फिर 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख प्लस 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट आ जाएगा, तो 42.86% है ना, 42.86%। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें क्या निकालना होता था कि अभी तक इतना हमने काम पूरा करा, हमारे पास टोटल रेवेन्यू गिवन है, हमारे पास पूरे कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू 10 लाख हमें मिलेगा, तो अभी तक का रेवेन्यू कितना होगा, 10 लाख मल्टीप्लाई 42.86%। नेक्स्ट स्टेप हमें करना होगा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ कंप्लीशन। टेन लाख मल्टीप्लाई 42.86%, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 428,600। फिर इसमें से प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट इनकर्ड, है ना, अभी तक जो हमने खर्चा कर दिया वो करा हमने 3 लाख का, तो हमारा इस साल का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,28,600। ठीक है, इसमें से हम माइनस क्या करते हैं, प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, यहाँ पर प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कुछ है नहीं, हमारा फर्स्ट ईयर है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर बोले P&L बनाने को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को, तो कैसे दिखना चाहिए वो, इधर हमारा क्या आना चाहिए, बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अभी तक का हमारा, 428600, है ना। अभी तक हमने कॉस्ट जो इनकर करा है बाय कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना इनकर करा है, 3 लाख, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट दिखना चाहिए 128,600 का, ऐसा होना चाहिए। अब हम करेंगे 2023, फिर निकालेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन, बताओ कितना निकल के आएगा, 2023 का डिग्री ऑफ कंप्लीशन पूरा लिख कर करना। क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में, कॉस्ट इनकर्ड 5 लाख अपॉन कॉस्ट इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, कितनी है यहाँ पर एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100।
66.67 कर दें, राउंड ऑफ 66.67%। फिर अगेन हमें क्या निकालना है कि अभी तक का हमारा फिर रेवेन्यू कितना होगा। तो टोटल रेवेन्यू अगर 10 लाख है और उसमें से 66.67% कंप्लीटेड है, तो कितना रेवेन्यू आ जाएगा, 66,600 कर लो या 666700 कर लो, कुछ भी करोगे ठीक होगा। ठीक है, फिर इसमें से माइनस कर दो कॉस्ट इनकर्ड। अभी तक हमने कितना खर्चा कर दिया, 5 लाख रुपए का। देखो ये 2023 का नहीं है, ये अभी तक जो आया वो टिल 2023 है, जिसमें 2022 इंक्लूडेड चल रहा है ना। तो कितना प्रॉफिट आ गया अभी तक का प्रॉफिट, 22-23 इंक्लूडेड। हाँ ये कॉस्ट देखो ना, तभी तभी तो टिल लिखा था ना। ड्यूरिंग नहीं है, टिल 2023 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 166660। अच्छा मैं भी, चलो मैं भी करूँगी। 66,700 माइनस करके कितना आया, 166,700। ऑलरेडी रिकॉग्नाइज प्रॉफिट कितना है, 128,600। वो उसमें से माइनस कर दो, तो आपके पास जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा सेकेंड ईयर का प्रॉफिट। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 38,100। ठीक है, फिर ऐसे ही 2024 के लिए भी करो। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, क्या निकालने की भी जरूरत है, 100% है ना। रेवेन्यू पूरा 10 लाख, कॉस्ट इनकर्ड टिल हियर, अब तक हमने कितनी कॉस्ट इनकर कर दी, पूरी 8 लाख। 2 लाख का प्रॉफिट है, अभी तक हमने प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज करा है, 166,700 है ना, 166,700। तो अभी जो हमारे पास ये प्रॉफिट बचेगा, ये कौन सा प्रॉफिट होगा, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 2024 का। कितना आ रहा है, 33,300। 33,300, इसको प्रॉपरली लिखना है आपको। संजय लिख गया, एग्जाम्पल 2, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। वन 100 करोड़, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 80%, वर्क सर्टिफाइड 62 करोड़,
वर्क अनसर्टिफाइड, 30 करोड़, फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट 23 करोड़, फाइंड प्रोविजन। प्रोविजन के लिए हमने क्या सीखा था? सबसे पहले बताओ कॉस्ट इनकर्ड कितनी है अभी तक? देखो, ये जो वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड इतनी कॉस्ट इनकर करी है, और फ्यूचर में जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 23 करोड़, है ना। ये तो कॉस्ट इनकर्ड है। अभी इसका फॉर्मूला लिखा था ना, कॉस्ट इनकर्ड इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड। ये तो कॉस्ट इनकर्ड है और ये हमारी फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई जब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, है ना। तो प्रॉपरली लिख लो इसको। टू करोड़ 30 करोड़ इज इक्वल टू 92 करोड़। फिर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट। 92 करोड़ प्लस 23 करोड़ कितना आ जाएगा? 115। अभी तक हमने लॉस कितना रिकॉग्नाइज कर लिया होगा? हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन 80% है। रेवेन्यू उसका कितना होगा फिर? 80 करोड़। अभी तक का रेवेन्यू 80 करोड़ होगा, और अभी तक का कॉस्ट इनकर्ड कितना है? 92 करोड़। तो लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितना हो गया? ठीक है सर, बस 10 मिनट। कॉस्ट इनकर्ड बताओ। हाँ, तो ये हमें पता लग गया ना कि अभी तक हमने जो लॉस रिकॉग्नाइज करा है, यहाँ पर लिख देना लॉस रिकॉग्नाइज, वो कितना है? 12 करोड़। ठीक है, अब 12 करोड़ का ऑलरेडी लॉस रिकॉग्नाइज है, और हमारा पूरा जो हम टोटल अगर लेकर के चलेंगे, देखो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू पूरे कॉन्ट्रैक्ट का 100 करोड़ है, और टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है? 115 करोड़। तो हमें कितना लॉस होने वाला है टोटल? 15 करोड़ का लॉस होने वाला है टोटल। रेवेन्यू 100 है, कॉस्ट 115 है, तो 15 करोड़ का लॉस होने वाला है ना। बट टिल हियर लॉस रिकॉग्नाइजेस 12 करोड़। तो बाकी 3 का हमें क्या बनाना चाहिए? प्रोविजन। अब समझ में आया प्रोविजन का वो फॉर्मूला? समझ में आया? ठीक है, बस अब यहाँ पर लिख लो लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज 15 करोड़, टोटल कॉन्ट्रैक्ट लॉस है हमारा 15 करोड़। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखूंगा कैसे आया ये, 115 माइनस 100, तो हमारे पास बनेगा 3 करोड़ का प्रोविजन।
है ना। देखो अब हमें समझ में आ रहा है कि जो पीएनएल बनाएंगे हम, उसमें हम अभी तक का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रेवेन्यू कितना दिखाएंगे, 80 करोड़। उसमें अभी तक हमने कॉस्ट इनकर कितना करा है, 92 करोड़। अब अगर यहाँ पर हमने प्रोविजन शो नहीं करा तो हमें लॉस कितना दिख रहा है, 12 करोड़। लेकिन हमारे पास एक्चुअल में लॉस है कितना, 15 करोड़। तो अब यहाँ पर हम प्रोविजन शो करेंगे ना 3 करोड़ का, तभी तो ये 15 करोड़ आएगा। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा चीज़ें और बची है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल 3 भी करना था अभी। फिर इसके कुछ इलस्ट्रेशन एक बार आप ट्राई कर लेना। जो करते हैं एग्जाम्पल वही वाले एक बार रिवाइज कर लेते, पर तभी तो समझ में आएगा ना। ठीक है, ये तो अभी रहने दो। ठीक है, पूछ बता देना। इलस्ट्रेशन 4 एक बार देख लेना, इलस्ट्रेशन 4 और एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 8.17 पे। इलस्ट्रेशन 5 बस, बाकी मैं करवा दूँगी यहाँ पे। चलो ठीक है, बाकी